के साथ स्वागत कीजिए और मैं मंच पर उनको आमंत्रित करता हूं। असद, बहुत स्वागत है आपका। प्लीज इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं अपने सहयोगियों से गुजारिश करूंगा, जब उनके पास उनके जहन में कोई भी सवाल हो मुझे इशारा कर दीजिएगा, मैं आपकी तरफ भी निगाह रखूंगा। और असद, सबसे पहले तो ये मैं रिपोर्ट देख रहा था, आपने कहा कि अब हम बैंड बाजा नहीं बनेंगे। इनकी मुराद इस बात से है कि बाकी पार्टियों ने मुसलमानों का इस्तेमाल इस तरीके से किया कि उनके वोट तो लिए, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी और उनका रिप्रेजेंटेशन जैसा होना चाहिए था वो हुआ नहीं, क्योंकि वो बैंड बाजा आया बारात के साथ, लेकिन पंडाल में बाहर जैसे बैंड बाजा को रोक दिया जाता है, अंदर बस दूल्हा जाता है, उस तरीके से। तो ये बैंड बाजा अब नहीं, तो बैंड अब बजाएंगे किसका आप? नहीं, देखिए, बैंड बजाएंगे माने चुनाव में जब जाएंगे तो सबसे मुकाबला करना पड़ेगा। आप कोई अपोनेंट को पिक एंड चूज नहीं कर सकते, तो कोशिश ये होगी कि हमारे कैंडिडेट की, हमारे प्रत्याशी की कामयाबी हो। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हर जगह ये समझा जाता है कि अब बीजेपी का काम आसान करने के लिए पहुंच रहे हैं? नहीं, अब देखिए, हम काम आसान आज किए क्या? कल जो घटना हुई हमारे वजह से हुई क्या? इतने लोग मारे गए, 8 लोग। अब उसमें एक नाम कमी थी, हमारा नाम नहीं डाले उसमें, तो ऐसा हो तो हर जगह नाम डाल देंगे। तो सवाल यह है कि सेकुलर, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, वो लोग बीजेपी को रोकने में सरासर नाकाम साबित हुए हैं। और मैं बार बार ये कह रहा हूं और आज फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब उनको जनता वोट नहीं देती है और उनको हार मिलती है, तो वो कभी हिम्मत से नहीं कहते कि हमको हिंदू वोट नहीं मिला, इसीलिए हमको कामयाबी नहीं मिली। और जब हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इनको फिक्र हो जाती है कि फिर मुस्लिम वोट का क्या होगा। हम ये कह रहे हैं कि भाई 2019 के लोकसभा के चुनाव में सपा और बीएसपी साथ मिलकर लड़े, तब भी आप सिर्फ 15 सीट जीते। इसकी जिम्मेदारी किस पर डालेंगे? हम तो थे ही नहीं यहाँ पर। तो ये इनकी एक बुज़दिली है, ये गुरूर है इनका कि ये अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को दूर करना नहीं चाहते। इसीलिए समझते हैं कि मुस्लिम वोट चाहे उत्तर प्रदेश का बल्कि पूरे देश का हो, वो इनका कैदी है और वो कैप्टिव है, और इसीलिए मनमानी करते रहते हैं। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। सुमेरा, आमतौर पर ये कहा जाता है कि, और ये आरोप भी लगाया जाता है, बाकी दलों पर आप भी लगाते हैं और बाकी लोग भी लगाते हैं, कि मुसलमानों के दिल में ये फीलिंग पैदा की जाती है कि वो असुरक्षित हैं, या सुरक्षा की भावना को पैदा किया जाता है, और फिर उसके आधार पर वोट हासिल करती हैं राजनीतिक पार्टियां, डर पैदा करके। आप अभी तक उत्तर प्रदेश में जहां जहां गए हैं, वहां आपने अपनी रैलियों में एक मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया है, और वो प्रमुख मुद्दा रहा है कि रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को तोड़ा गया या उनका डिस्ट्रक्शन। ये मुद्दे आप बार बार उठाते हैं, तो मरहम लगाने का काम नहीं कर रहे हैं कि आप मरहम लगाने के बजाय जख्म को कुरेदने का काम कर रहे हैं और उसके जरिए वोट हासिल करना चाहते हैं? नहीं, सच्चाई को बयान करना तो जरूरी है। मरहम उसी वक्त भरेगा जब आप सच्चाई को बयान करेंगे। मरहम उसी वक्त खत्म होगा जब इंसाफ होगा। अब मिसाल के तौर पर लखनऊ से 31-40 किलोमीटर के फासले पर बाराबंकी है। वहाँ के एसडीएम ने, क्योंकि उनको रात में नींद नहीं आ रही थी, मस्जिद में अज़ान आ रही थी, तो बगैर किसी को इत्तला दिए, बगैर प्रोसेस को फॉलो कर उन्हें मस्जिद को डिमोलिश ही कर दिया। जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है कि कोविड के सेकेंड वेव के दौरान के किसी भी स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अब हमने उसको उठाया तो हम पर केस बुक कर दिया 153A का, और खुद यूपी वक्फ बोर्ड उसमें पार्टी बनी है कि मस्जिद को इलीगल तरीके से डिमोलिश किया गया। तो ये तो फैक्ट है। अब आप देख लीजिए कि CAA के प्रोटेस्ट में 22 मुसलमानों को गोली मारकर यहाँ के उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनकी हत्या की। मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि टारगेटेड किलिंग हुई और सीने पे गोली मारी गई। तो ये तो फैक्ट्स है, इसको फैक्ट्स कौन डिनाई कर सकता है? तो फैक्ट्स को तो बोलना पड़ेगा। अगर बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ और किसी पर भी सजा नहीं होती, तो फिर किसने तोड़ा? कोई आसमान से उड़कर आए या कोई चांद से या मार्स से उड़कर आए थे? और फिर ये सरकार उसके खिलाफ अपील भी दायर नहीं करती। तो ये फैक्ट्स है जिसका बोलना जरूरी है। क्लोजर उसी वक्त होगा जब आप इंसाफ करेंगे। अब 27% जेल में अंडर ट्रायल मुसलमान है, ये भी फैक्ट है। तो ये, और सबसे ज्यादा इलिटरेसी अगर उत्तर प्रदेश में है तो मुसलमानों में, सबसे ज्यादा महिलाओं में मुसलमानों में। तो ये तो फैक्ट्स है, इसको कौन डिनाई करेगा? ये तो इस पर बात होनी चाहिए।
ओवैसी साहब, कुछ फैक्ट्स मैं भी देना चाहता हूँ जी आपको। जरूर दीजिए सर, बहुत तो अच्छी आपने बात बार बार ये कहा कि जो एनकाउंटर होते हैं वो टारगेट करके किए जाते हैं। बताते हैं कि 13 मार्च 2017 से 9 अगस्त 2020 तक का मैं आपको फैक्ट्स दे रहा हूँ। यूपी में 124 अपराधी मारे गए, 45 अल्पसंख्यक समुदाय से थे, 11 ब्राह्मण थे, 8 यादव थे, 58 ठाकुर थे, वैश्य और दूसरी जाति के। नहीं, मैं आपके फैक्ट्स को थोड़ी सी उसमें गलती है। मेरी आपसे गुजारिश है कि नेहा दीक्षित जो आप ही की फ्रेटर्निटी की एक बड़ी मायनाज जर्नलिस्ट है, उन्होंने नामों के साथ ये कहा कि 37% जो योगी आदित्यनाथ के सरकार में एनकाउंटर में जिसको मारा गया, जिसमें जेल में घुस के भी एक को मुकीम लाला को मारा गया, वो 37% में मुसलमान हैं। दूसरे लोग भी हैं, पुलिस भी मारी गई उसमें, मगर ज्यादा परसेंटेज जो है 37% मुसलमानों का है। और सर मैं तो 45% बता रहा हूँ, आप 37 बता रहे हैं, मैं 45 नहीं बता सर, रहा मैं करेक्ट कर रहा हूँ, 37% है, ये फैक्ट है। हमारा बोलना यह है कि एक सरकार जब संविधान पर ओथ लेती है तो आप रूल ऑफ लॉ के तहत गवर्नेंस करते हैं, रूल बाय गन के तहत नहीं कर सकते आप। और वही नतीजा है कि ठोक दो की पॉलिसी का नतीजा हमने देख लिया लखीमपुर खीरी में, कि कल तक पुलिस ठोकती थी, अब बीजेपी के लोग ठोक रहे हैं। तो ये अगर आप ये माइंडसेट आपका होगा कि हम जो बोलेंगे असेंबली में खड़े होकर मुख्यमंत्री ने कहा कि ठोक देंगे, अरे क्यों ठोकेंगे भाई आप? तो फिर अदालत किस लिए है, कोर्ट किस लिए है, पुलिस किस लिए है? अगर आप खुद जज और जूरी बन जाएंगे तो फिर संविधान क्या करेंगे? संविधान को तो फिर आपको डस्टबिन में डालना पड़ेगा। तो ये तो हो रहा है ना। अब आप और एक फैक्ट सुन लीजिए, लखनऊ में एक अपर कास्ट के बच्चों को गोली मारी गई, सस्पेंड हो गए पूरे ऑफिसर। क्यों नहीं सस्पेंड हुए? कि आप बताइए कितने मुसलमानों को मारा गया? अगर आप फैक्ट्स 45% कितनों को सस्पेंड किया? आप एक को भी सस्पेंड नहीं किए। अच्छा, सोने पे सुहागा ये है कि एक गोरखपुर में गुप्ता साहब की हत्या होगी, पुलिस ने उनको मार दिया, मैंने भी उसे कंडेम किया। तो समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट जाते हैं, उस परिवार से मिलकर 20 लाख रुपए उनको देते हैं। वही एक फैसल जो तरकारी बेचता है उन्नाव में, पुलिस उसको पकड़ती है, मारती है और मर जाता है, कोई नेता नहीं जाता कोई पार्टी का जाकर मिलने के लिए उनसे, फैसल से। ये भी फैक्ट है। तो हम यही बता रहे हैं ना कि डिस्क्रिमिनेशन इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका है। और अब तो क्रिमिनल्स में भी, अब तो एनकाउंटर में भी, अब तो कोई पुलिस से मरता है तो उसमें भी कम्युनलिज्म आ चुका है। तो ये फैक्ट्स है, ये भी तमाम चीजें आपके सामने रख रहा हूं। और मेरा मानना है कि किसी का भी एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। एनकाउंटर अगर आप करेंगे तो इसका मतलब यह कि आपको अदालत पे भरोसा नहीं है, आपको, आपके पास केस नहीं है। आप केस चलाइए, उनको कन्विक्ट करिए, जेल में डालिए, लिख जाएंगे। अगर आप गोली मारते रहेंगे तो फिर ये तो हर एक को इख्तियार देंगे। और हम देख लिए लखीमपुर खीरी में क्या हुआ। क्योंकि ये अगर आप बोलेंगे आपके पास ब्लैंक चेक है, जो चाहे कर लो प्यारे, हम तुम्हारे साथ हैं। तो यहाँ पे आपकी जो प्रेजेंस होने वाली है, वो प्रेजेंस आप खुद कैसे देख के चल रहे हैं? ये इस पूरे उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल इकोसिस्टम में आप कैसे मर्ज होकर आएंगे आफ्टर इलेक्शंस? मतलब मी टू हम भी थे चुनाव में इस तरह का, या आप कोई इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले हैं इस बार? नहीं, कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो इसीलिए तो आप बुलाए ना। आपका शो दिन भर का एंड कर रहे हैं हम पर। आप अगर इम्पैक्ट नहीं करते तो आप सुबह बुलाकर हमको चाय पर रवाना कर देते। तो कुछ इम्पैक्ट है बोल के तो आप बुला रहे हैं ना। ये इम्पैक्ट, एक सवाल मैं जानना चाहता हूं कि ये इम्पैक्ट आप जब छोटी पार्टियों से बात कर रहे हैं, और वो जो अभी तक यहाँ आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटी की सियासत कर रहे थे, उनके एक नेता कहते हैं कि मैं असदुद्दीन ओवैसी, ये नाम मैं पहली बार सुन रहा हूं। चलिए, सुन तो लिए, बहुत सुनना पड़ेगा, जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। हम यहाँ पर सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए, बल्कि जब तक जिंदा रहेंगे आते रहेंगे, यूपी में, पूरे भारत में जाते रहेंगे। अच्छा है ना, सुनिए ना, तो इतनी तकलीफ क्यों होती है हमारा नाम सुनने के बाद? रात में नींद अच्छी आती है तो बोलिए अच्छी आती है हमारा नाम लेने से, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ओवैसी साहब, ये इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावों में आपकी मौजूदगी ने इस मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। मैं एक 2019 लोकसभा चुनाव का जो डेटा है वो ये कहता है कि यूपी में एसपी और बीएसपी को 74% मुस्लिम वोट मिले। अब आज की तारीख में जब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो एसपी भी मौजूद है, बीएसपी भी मौजूद है, कांग्रेस भी मौजूद है, और ये तमाम वो पार्टियां जो मुस्लिम वोट बैंक पर अपना दावा करती हैं। आपको क्यों लगता है कि इन पार्टियों से वोट छिटक कर आपके पाले में आएगा? यूपी में आपके लिए स्कोप है, ये क्यों लगता है आपको? तो आपने कहा कि सपा और बीएसपी को 74% मुस्लिम वोट मिला।
मिला ना, यही कहा ना आपने। कितने जीते वो लोग? 15 जीते। बीजेपी को 73% हिंदू वोट मिला। जी हाँ, बिल्कुल सही। माने 15 इनके, एक सोनिया गांधी 16, माँ बाकी पूरा मोदी जीत गए। जीते ना, ये बात है ना। अब आपसे मैं पूछता हूं, इनको क्या गारंटी है कि हिंदू वोट जाएगा? इनको क्या गारंटी है इनको हिंदू वोट इनको जाएगा? मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे गारंटी है कि इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम वोट मुझे आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि आज मुसलमान उत्तर प्रदेश का देख चुका है कि मेरे वोट की वैल्यू नहीं है। मैं तो इनको वोट डाल रहा हूं, मगर इनके पास इनका वोट ही नहीं है। इनके पास इनका जो सो कॉल्ड यादव बोलिए या फिर जो भी ओबीसी वोट बोलिए, जो भी हिंदू वोट नहीं है इनके पास। हम यही तो बता रहे हैं कि हर इलेक्शन में पूरे भारत के मुसलमानों को कहा जाता है कि भाइयों बहनों, ये आपकी जिंदगी मौत का मामला है, और उसके बाद आप रोज मरते रहिए। आज आपके वोट की वैल्यू नहीं है, इसलिए आपको अपनी लीडरशिप को पैदा करना है। जो समाजवादी हो या बीएसपी हो या कोई भी सेकुलर पार्टी हो, बिल्कुल बीजेपी तो टिकट भी नहीं देती। आप उत्तर प्रदेश की रियलिटी है कि हर समाज की एक लीडरशिप, एक इनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। अगर किसी समाज की ना पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, ना उनकी वोट की वैल्यू है, ना उनकी कोई लीडरशिप कहीं पर नजर आती, तो मुसलमान है। यही तो हम कह रहे हैं कि आपकी बात बिल्कुल सही है। भाई जब इतना वोट देने के बाद भी बीजेपी को नहीं रोक पा रहे हैं, तो फिर कम से कम आप अपने लीडरशिप को तो बनाइए ना। और यकीनन ये चेंज आएगा और आ रहा है, और आप देखेंगे नतीजा। लेकिन ओवैसी साहब, इसी में बस एक छोटा सा सवाल ये है, क्योंकि मैंने बहुत सारी आपकी स्पीचेस सुनी और आप जाहिर तौर पर अपने आप को सेकुलरिज्म के झंडा बरदार के तौर पर पेश करते हैं। सेकुलर मुल्क भी है ये। लेकिन आपकी तकरीरों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं ऑडियंस से, अपने वोटर से, कि एक मुसलमान नेता जब तक इंपॉर्टेंट पोस्ट पर नहीं आएगा तब तक मुस्लिमों का काम नहीं होगा। यानी मुस्लिम नेता ही मुसलमानों का काम करवाएंगे। अगर ये सोच है तो फिर वो सेकुलरिज्म के आइडियल माहौल का तस्वुर जो हम करते हैं, फिर वो कहां पूरा हुआ उस नजरिए से भी? देखिए, भारत का जो संविधान में जो सेकुलरिज्म है, मैं उसकी कदर करता हूं और करता रहूंगा। जो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है वो धोखा देने के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी कोई वैल्यू मेरे पास नहीं है। अब आप मुसलमानों के बात कर रहे हैं, भाई तो फिर नरेंद्र मोदी ने जो कैबिनेट में बाघेल साहब को क्यों बनाया, अनुप्रिया पटेल क्यों बनाया? सेकुलरिज्म के लिए बनाया या वोट लेने के लिए बनाया? योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट में तब्दीली की, क्यों किया? पूरे समाज को वोट दिया, क्योंकि उस समाज का वोट चाहिए। क्यों वोट चाहिए? सत्ता करने के लिए ना। और वो समाज क्यों वोट देगा उनको? कि उनको लगता है कि भाई हमारा प्रॉब्लम होगा। आपने निषाद पार्टी को, उनके प्रेसिडेंट को आपने एमएलसी बना दिया, क्यों बनाया? आपको वोट चाहिए और आपके लीडर वो लोग चाहे हमारी लीडरशिप बन रही है। अब इस माहौल में हम मुसलमानों को ये बता रहे हैं कि भाई हर समाज अपने अपने समाज को मजबूत कर रहा है। जब मुसलमान अपना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करता है तो समीर साहब पूछते सेकुलरिज्म का क्या होगा? कि सेकुलरिज्म का ठेकेदार मैं हूं, कि सेकुलरिज्म की गुलामी करना मेरी जिंदगी का मकसद बन चुका है, मैं नहीं करूंगा। मैं को सेकुलरिज्म का कूल ही नहीं हूं। मैं पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को नहीं मानता। जो संविधान में सेकुलरिज्म लिखा है उसकी हम कदर करते हैं, वो सेकुलरिज्म उसका तो कोई सोचता ही नहीं है। जब मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात आती तो नहीं सेकुलरिज्म। अरे भाई कहां है सेकुलरिज्म? बताइए ना आप। एक लड़की को 10 साल की कानपुर में जो अपने बाप को बचाने की कोशिश कर रही है, उसको पुलिस की मौजूदगी में पीटा जाता है, कोई रोकता नहीं है। एक उत्तर प्रदेश का नौजवान मध्य प्रदेश को जाकर चूड़ियां बेचता है, उसको रोककर मारा जाता है। कौन सा सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं आप? फायरिंग होती है, पेट पे गोलियां मारी जाती हैं, कौन सा सेकुलरिज्म है बताइए आप? फैसल तरकारी बेचने वाला मर जाता है। अरे इतने मैं आपको इंडिकेटर्स दे रहा हूं ह्यूमन डेवलपमेंट के जो लोएस्ट है उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के, ये सेकुलरिज्म है, ये अपॉर्चुनिज्म है। और ये उसी वक्त उसमें चेंज आएगा जब मुसलमान अपनी लीडरशिप को बनाएंगे, आप अपना हिस्सा लेंगे। आपने बरसों उन तमाम पार्टीज को वोट दिया। अरे भाई यादव 10-11% है, मुख्यमंत्री बन जाता है, 19% कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आप सवाल यह भी होता है कि भाई 60 मुसलमानों के एमएलए थे, क्या हुआ मुजफ्फरनगर में? हम यही तो कह रहे हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 70 साल पहले बात कही थी कि हां दलित एमपी भी जीत कर जाते हैं पार्लियामेंट में। आप ही तरह के सवाल किया था बाबा से, तो बाबा साहब ने कहा वो जाते हैं जीत कर, मगर मुंह कब खोलते हैं? जब उनको अंगड़ाई लेना है। हम यही कह रहे हैं कि भाई आप लड़िए ना, बोलते क्यों नहीं इन बातों को? अखिलेश यादव अगर फैसल के पास चले जाते तो क्या गलती हो जाती? डरते हैं जाने के लिए कि हिंदू वोट नहीं मिलेगा। मुसलमान वोट को टेक फॉर ग्रांटेड करते कि कहां जाएगा, ये तो हमारे पैरों में पड़ा है।
हम वही चेंज ला रहे हैं और वो चेंज होगा इंशाअल्लाह ताला। चेंज लेकिन करते पहले करते जब आपने ये एक्सपेरिमेंट किया, आपने एक्सपेरिमेंट पहले भी किया, पहले भी आप यहां पर चुनाव लड़े और ज्यादातर जमानत जब्त वाला मामला ही हुआ, तो इस बार सिनेरियो क्या चेंज होने वाला है? नहीं देखिए, पहला इलेक्शन जहां जहां हम लड़ते हैं हारते हैं, दूसरा इलेक्शन जीतते हैं। बिहार में हमने हारा, अब बिहार में हमारे 5 जीते। अब उत्तर प्रदेश में यकीनन हम पहली मर्तबा जब लड़े हमारे में बहुत कमजोरियां थी, ऑर्गेनाइजेशन संगठन नहीं था, मगर 5 साल में मैं क्रेडिट दूंगा हमारी पूरी MIM की टीम को जो बड़ी मेहनत की, बड़ी जुस्तजू की। आज एक हमारा एक संगठन खड़ा हुआ है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कम से कम 50 से 55 डिस्ट्रिक्ट्स में है और लोगों में आज MIM से एक पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है धरातल पर। तो हमको यकीन है कि अब के बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। बिहार में भी ऐसी था, पहली मर्तबा जब हम लड़े 6 सीट, 5 पे जमानत जब्त हुई, 5 साल बाद लड़े तो हम 5 जीत गए। वैसे साहब, पहली बार आप हार जाते हैं, आप कह रहे हैं, दूसरी बार आप जीतते हैं और जितना जीतते हैं उससे ज्यादा खेल बिगाड़ देते हैं, तो नहीं, क्या नहीं, ऐसा नहीं, यूपी में भी होगा? एक ऐसा कहा मिनट, जाता है एक मिनट, अगर आप TV9 भारत शुरू करें, क्यों शुरू करें? खेल बिगाड़ने के लिए शुरू किए। आपको स्पेस है ना भाई, जब आप TRP में TRP तो खैर खत्म हो गया अभी, मगर आप नंबर 1 बनना चाहते हैं ना, तो आप नंबर 1, मैं भी नंबर 1 बनना चाहता हूं, मैं नंबर 10 नहीं रहना चाहता हूं, मैं ये रेस जीतना चाहता हूं। अब खेल बिगाड़ेंगे, खेल बिगाड़े भाई, खेल बिगाड़ना क्या है? मैं अपना हिस्सा चाहता हूं। आप अच्छा चलिए अलायंस करा दीजिए, आप, हम करने तैयार है, सपा से BSP से करा दीजिए अलायंस। अच्छा, जब आप ये कहते हैं कि हम तैयार हैं, तो क्यों सामने से लोग उतना वेलकमिंग नहीं है आपके लिए? क्यों? सब आप कहते हैं हम तैयार हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं, तो ये समाजवादी पार्टी या बाकी तमाम दल क्यों नहीं बात करते हैं? क्या वजह क्या है? अब उनको पूछिए आप। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं तो तैयार हूं। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपको बात करना है बात करिए, मगर उनको डर लगा रहता है। क्या डर लगा रहता है मुझे नहीं मालूम। हम तो ये कह रहे हैं कि इनको समझना चाहिए कि ये चुनाव में अगर आपकी टाई टाई हो गई तो याद रखिए फिर आप दूर दूर तक गुमनामी में चले जाएंगे। हम तो उनके अच्छे के लिए कह रहे हैं, आप समझ जाइए इन बातों को, क्योंकि हम तो यकीनन मैं कह रहा हूं कि अब की बार हम दरार डालेंगे, ब्रीच करेंगे पॉलिटिकल, ये जो इनका सो कॉल्ड वोट बैंक है, हम बराबर उसमें अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करेंगे, अच्छे खासे वोट लेंगे, जीतेंगे भी। तो इनको सोचना चाहिए। अब खेल बिगाड़ रहे हैं, अरे खेल मैं कहां बिगाड़ रहा हूं? मैं तो पार्लियामेंट के चुनाव में नहीं था, आप मोदी को नहीं हरा पाए। अच्छा, आपके परिवार के 3 लोग हार गए, मैं नहीं था। पूरे पार्लियामेंट के भारत के चुनाव में सिर्फ 3 सीट पर हम लड़े, माँ बाकी सीट पर क्या हो गया? राहुल गांधी हारे तो मेरी वजह से हारे क्या? मतलब खेल बिगड़ जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, वापस खेल बीजेपी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जो 60-65 साल से मुसलमानों से जो खेल खेला जा रहा है, वो खेल तो खत्म होना चाहिए ना। मैं तो इनके पैर का फुटबॉल बना हुआ हूं कि आप मुझे इस्तेमाल करेंगे और हम पर खेल खेलेंगे, हमारे वोटों पर खेल खेलेंगे और अपनी राजनीति को चमकाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि अब ये खेल आप हमसे नहीं खेलेंगे, हम भी बराबर के खिलाड़ी बनकर आपके साथ खेलेंगे। अब हम बैठकर आप कब तक हमारा खेल खेलेंगे? कब तक हमारे मुकद्दर के फैसले करेंगे? ओवैसी साहब, मैं फिर से चेंज पे जाना चाह रहा हूँ जरा। जो आपने बार बार चेंज कहा, तो चेंज करते करते यूपी में आपने शहरों के नाम ही चेंज करने शुरू कर दिया। अयोध्या को फैजाबाद कर दिया, संभल को गाजियों का शहर कर दिया, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा हमने नहीं किया। ये देखिए, गाजी का मतलब क्या है? बहादुर आदमी। आप बहादुर हैं, मैं भी आपको गाजी कहूंगा। आप बहादुर आदमी है। नहीं भाई, देखिए उर्दू, देखिए प्रॉब्लम मैं क्या राहुल कहलाना ही पसंद करूंगा। हाँ? मैं तो राहुल कहलाना ही पसंद नहीं, मैं कहूंगा कि गाजी राहुल, बुरी बात क्या है उसमें? गाजी का मतलब बहादुर का है। बहादुरों का शहर संभल है ना, संभल बहादुरों का शहर है, उसमें बुरी बात क्या है? अब नाम तो बाबा चेंज कर रहे हैं, मैं नहीं चेंज कर रहा हूं नाम। हम जब फैजाबाद गए तो फैजाबाद नाम तो है ना, फैजाबाद तो था। आपने रुदौली में जलसा हुआ, आपने नाम चेंज कर दिया, ठीक है। हम ये बोल रहे हैं कि नाम चेंज करने से क्या गंगा पे लाशें नहीं तीर रही हैं? क्या नाम चेंज करने से किसी को ऑक्सीजन मिल गया क्या? नाम चेंज करने से 33 लाख उत्तर प्रदेश में अनएम्प्लॉयड नौजवान के नाम पोर्टल पे हैं। तो नाम बदलने से क्या हो रहा है? नाम से कुछ नहीं हो रहा है। एक बात मैं ये भी जानना चाहता हूं, अभी जब आप ये कह रहे थे कि मैं अपना हिस्सा चाहता हूं, मैं खेल बिगाड़ने के लिए यहाँ किसी का नहीं आया हूं, तो वो जो एक गाना है, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, तो आप असल में मदद करते नहीं, बीजेपी की मदद हो जाती है, ऐसा माना जाए क्या? नहीं, आप ये बताइए कि 540 लोकसभा की सीटें हैं, ये हमको ही निशाना क्यों बनाते? 3 सीट हम लड़े। अरे भाई, आप 535 पे आप क्या कर लिए? राहुल गांधी हमारी वजह से हारे। आप महाराष्ट्र में हमारे खिलाफ वोट लिए चुनाव में।
और बोले कि ओवैसी को वोट मत दो, शिवसेना बीजेपी को रोकना है। जब चुनाव हो गए तो कांग्रेस एनसीपी शिवसेना से बैठकर निकाह कर लेते हैं। अब इसमें दूल्हा कौन है दुल्हन कौन है मत पूछिए हमसे। हाँ, हमको आप निशाना बनाते हैं। हम तो लड़ रहे हैं ना, हम जितना लड़ रहे हैं कोई नहीं लड़ रहा है। अब पार्लियामेंट में यूएपीए का बिल आता है, अमित शाह मूव करते हैं, उस बिल की तायीद कौन करते हैं? समाजवादी और कांग्रेस। और हम पूछिए उनसे, पूछिए आपने किया नहीं किया था? आपने किया वहां पर, जिसकी वजह से आज पूरे लड़के और जो गवर्नमेंट के खिलाफ हैं वो जेल में सड़ रहे हैं। एक तो बेचारा जेल में मर गया, एक ज़ईफ आदमी। तो बीजेपी को फायदा मुझसे नहीं हो रहा है, बीजेपी को फायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन सेकुलर पार्टीज का हिंदू वोट बीजेपी के पास जा चुका है। यह फैक्ट है जो आप लोग नहीं बोलना चाहते। जो सीएसडीएस का डेटा उन्होंने आधा चाप कर आधा बोल दिया। हम बता रहे हैं आपको, सीएसडीएस का डेटा कहता है कि 74%, देखिए उत्तर प्रदेश 74 हिंदू वोट मिला, और नरेंद्र मोदी को 2014 से 2019 आते आते तक 10% एक्स्ट्रा हिंदू वोट मिला। एनडीए को मिला जी 51% हो गया। कौन जिम्मेदार है इसका? असद एक बात बताइए, मैं जब देखता हूं अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी लीडरशिप सबका विकास सबका विश्वास की बात करती है, पॉलिसी सब पर लागू। आप हालांकि ये बात कहते हैं कि आप ये बताइए कि 10 नाम गिनाइए मुझे जिनको ये फायदा मिला, लेकिन एक बात बताइए, आप तो बातों में भी अगर वो ख्याल नहीं रखेंगे, आप कहेंगे मैं इस संविधान में जो लिखा हुआ है सेकुलरिज्म को मानता हूं, ये कोई सेकुलरिज्म नहीं है, तो मतलब आप एक वर्ग विशेष की राजनीति करेंगे, हिंदू आपकी तरफ ना देखे उम्मीद से। मैं इतनी कन्वर्सेशन में कभी किसी हिंदू के खिलाफ बोला हूं? मैं तो नहीं बोल रहा हूं ना, मैं तो आपको, हम डेटा की बात कर रहे हैं, जो डेटा पब्लिक डोमेन में है। अगर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की आप बात कर रहे हैं, तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि पिछले 3 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जितने मुसलमानों को आपने घर सैंक्शन किए, 10 घर हमको दिखा दीजिए। चलिए 10 घर दिखा दीजिए आप। मैं आरटीआई एप्लीकेशन डाला हूं। आप प्रधानमंत्री किसान का इंश्योरेंस, अच्छा बताइए ना, दीजिए, कहां है बताइए। आप कौन सी बात कर रहे हैं? आप तो सिर्फ नारे लगाते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, गैस। अरे क्या शेयर नहीं मिलना चाहिए? शेयर मिलना चाहिए ना, कौन बोल रहा है इसके बारे में? मिलना चाहिए, मगर आप तो दे ही नहीं रहे। अच्छा, स्कॉलरशिप की स्कीम माइनॉरिटीज की, मेरिट कम मींस, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक, मैं बार बार कह रहा हूं उसको डिमांड ड्रिवन करिए, आप नहीं करना चाहते। इन अ वे मतलब आप ऐसा कर नहीं रहे हैं, लेकिन क्या ये प्रकारांतर से वो जो 2 कौमी थ्योरी थी, 2 नेशन थ्योरी जिसमें पाकिस्तान बन गया, अगर इसी तरीके से वर्ग विशेष की नुमाइंदगी की सियासत देश में होगी तो क्या उस खतरे की तरफ हम नहीं बढ़ते जाएंगे? नहीं, देखिए ये जो है ना, ये आपकी कैसेट बहुत पुरानी हो चुकी है, पार्टीशन की बहुत पुरानी हो चुकी है, बहुत पुरानी, अब नहीं चलने वाले इसकी बारे। अरे बताइए भाई, अगर हम यहां पर हैं तो क्यों है हम यहां पर? अगर भारत में 17 करोड़ मुसलमान हैं, क्यों है? हमने जिना के पैगाम को रिजेक्ट किया। हम मुस्लिम बाय चॉइस भी है, बाय बर्थ भी। हम तो कभी पाकिस्तान तरफ देखे भी नहीं। संवैधानिक सेकुलरिज्म क्या है, वो कैसे अलग है पॉलिटिकल सेकुलरिज्म? संविधान का जो सेकुलरिज्म है वो ये कहता है कि इस देश का कोई मजहब नहीं है, इस देश सब मजहब को मानेगा। आप बताइए, जो रूलिंग पार्टी है क्या करते हैं? वो मजहब बना लेते हैं, वो कहते हैं ये मजहब है हमारा, मेजॉरिटी मजहब है, उसको जोड़ देते हैं। संविधान तो कहता है कि इस देश का कोई मजहब ही नहीं है। तो निराला देश है पूरी दुनिया में, जो किसी का इसका कोई मजहब भी नहीं है और तमाम मजहब को मानता वो भी है। आपकी निगाहों में गलत है, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो नहीं, गलत से ही गलत को काट रहे हैं। जो संविधान में जो सेकुलरिज्म है वो बराबरी की बात करता है, वो बराबरी की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है, जस्टिस की बात करता है। आप तो सब खत्म कर दिए ना, कहां है लिबर्टी? तो आप पॉलिटिकल सेकुलरिज्म जिसको कह रहे हैं, सो यू आर ट्राइंग टू काउंटर दैट सेकुलरिज्म, यू आर ट्राइंग टू वॉश फिल्थ विद फिल्थ। मैं मैं ये क्या कह रहा हूं, मैं पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के खिलाफ हूं। पॉलिटिकल सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि कभी भी मुसलमान अपनी लीडरशिप को पैदा ना करे। पॉलिटिकल सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि मुसलमान इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज का गुलाम बनकर रहे। पॉलिटिकल सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि मुसलमान का सोशल एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स कभी ना इंप्रूव हो। यह इसका मतलब है, जिसको मैं नहीं मानता। हाँ, जो संविधान में सेकुलरिज्म लिखा गया, और कोई कहेगा बाद में, अमर जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है वो कुछ सेकुलरिज्म की बात करता है। चलिए एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ा सवाल लेते हैं। ओवैसी साहब, आप खुद ये कहते हैं कि आप सियासत की सबसे बड़ी लैला हैं,
जिसके मजनू बहुत सारे हैं। अब ये लैला उत्तर प्रदेश में किसे अपना मजनू चुनेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है। देखिए आप सुनिए एक बात सुनिए। लैला की मोहब्बत में मजनू दीवाना होता है, तो बहुत दीवाने होंगे, होने दीजिए, हमको क्या करना है। लैला कभी दीवानी नहीं होती, मजनू दीवाना होता है। नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे लोग नजरें गड़ाए इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इस लैला का मजनू कौन होगा। अभी थोड़ी देर पहले ओम प्रकाश राजभर साहब थे मेरे साथ। आजकल बड़ी आप लोगों की मेल मुलाकातें हो रही हैं और राजभर साहब ने यह कहा कि देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अखिलेश यादव ही बीजेपी को हरा सकते हैं, विजय रथ रोक सकते हैं। तो हम तो ओवैसी साहब, चंद्रशेखर आजाद रावण, हम सब मिलके उनके हाथ मजबूत कर सकते हैं। उन्होंने अपना भी नजरिया साफ किया और आपका भी नजरिया साफ किया। तो क्या इसकी गुंजाइश बन रही है क्या आने वाले वक्त? नहीं, अभी मैडम ने पूछा तो मैंने कहा ना, हम तैयार हैं बात करने के लिए। हरा सकते हैं, हराएंगे नहीं। हरा सकते हैं जब आप सबको साथ लेंगे। अगर आप बोलेंगे एकला चलो तो फिर वही 19 का मामला हो जाएगा और कम हो जाएगा, बल्कि फिर 24 आते आते फिर क्या। हरा सकते हैं। अगर आपको हराना चाहते हैं तो आइए बात करिए। राजभर साहब की बात बिल्कुल सही है, उनको बात करनी चाहिए। बीजेपी को हराने के लिए आप सभी को एक अखिलेश यादव का अम्ब्रेला जो है वो सबसे उपयुक्त। नहीं, हम किसी का अम्ब्रेला की जरूरत नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि हम सब अगर एक जगह जमा होंगे तभी तो आप बीजेपी से मुकाबला कर पाएंगे। ओवैसी साहब, अभी आपने ही बताया कि समाजवादी पार्टी में कितने विधायक थे जो मुसलमान थे। बहुजन समाज पार्टी में बहुत से विधायक थे, बहुत लोगों को टिकट दिया गया और वो चुनकर भी आए। उन्होंने अगर मुस्लिम समाज के लिए कुछ नहीं किया तो वो जो नेता चुनकर आए उन्होंने वो काम नहीं किया, उनकी लीडरशिप में कमी थी। लेकिन जो ये पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी, जिनके सेक्युलरिज्म को आप कटघरे में खड़ा करते हैं, वो तो रिप्रेजेंटेशन लगातार दे रहे हैं। अगर जिनको नेताओं को चुना उन्होंने नहीं अच्छा काम किया मुसलमान तबके के लिए, तो कमी उनमें है। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं फिर से कह रहा हूं, आखिरी मर्तबा बीएसपी और एसपी ने लफ्ज मुसलमान अपने मन से कब कहा था, देख लीजिए। आप पूछ लीजिए। पार्लियामेंट में अगर तकरीर होती है तो ये सब बैठकर हमारी तकरीर को सुनते हैं, स्पीच को। हम बोलते हैं बोलिए ना, आप बोले नहीं, पार्टी इजाजत नहीं देगी हमको। हम यही कह रहे हैं कि इश्यूज पे जो कंसर्न इश्यूज है उस पर बात होनी चाहिए, जो नहीं हो रही है। ये लोग इजाजत भी नहीं देते, कहीं नहीं देते इजाजत। अब कहां देते बोलने की इजाजत आप? ओवैसी साहब, एक सवाल मैं जरूर पूछना चाह रहा था आपसे। आपको प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं, आपने कहा, लेकिन यूपी में आके आपका पहला प्यार अतीक अहमद क्यों बन गए? वो अतीक अहमद जिन पर कई क्रिमिनल केसेस। हाँ बिल्कुल है। साध्वी प्रज्ञा पर भी कई केसेस हैं और बीजेपी में ऐसे जो विधायक हैं उसमें करीब 37% पर क्रिमिनल केसेस हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ खुद अपने खिलाफ केस को विड्रॉ कर लिए और 77 क्रिमिनल केसेस जो मुजफ्फरनगर कांड के थे, जिसमें बीजेपी के एमएलएज और लीडर्स थे, उन पर विड्रॉ कर लिए। तो ऐसा है ना कि जो बीजेपी और दूसरी पार्टी का होता है वो लोकप्रिय हो जाता है, और अतीक अहमद हो, मुख्तार हो या शहाब हो, ये पूरे के पूरे बाहुबली हो जाते हैं। तो इसमें भी कम्युनलिज्म आ चुका है, लेकिन ये अगर इस तरह से होने लगेगा, सुमेरा, मैं एक बात जानना चाहता हूं। महात्मा गांधी ने यही कहा था कि अगर आंख के बदले आंख होने लगेगी तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए कहीं ये हो रहा है तो आप उससे डिफरेंट कुछ नहीं करना चाहते। आपने कहा कि वहां पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के नाम पर जो हो रहा है, फिर मैं क्यों पीछे रहूं। आपने कहा वहां पे इन लोगों पे केसेस हैं, मैं किसी को ले रहा हूं तो आप उसको गलत बता रहे हैं। मतलब असद कुछ अलग, कुछ अच्छा नहीं करेंगे। नहीं, महात्मा गांधी के बहुत, हमारे फादर ऑफ द नेशन जरूर है, मगर कोई जरूरी नहीं है कि हर बात को मैं कबूल करूं महात्मा गांधी की। अगर महात्मा गांधी बोलेंगे, अगर आप बोलेंगे भाई एक गाल पे मारे दूसरे गाल पे मारो, मैं इजाजत नहीं दूंगा उसकी। गांधी है, इज्जत करता हूं, पर मेरा मानना यह है कि गांधी से बड़ा इस देश में नेता कोई था तो अंबेडकर था। हर एतबार से गांधी अपनी जगह पर है, मैं उसको उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूं। यकीनन हमारे मुल्क के फादर ऑफ द नेशन है, बाबा कौम जुड़दू है, मगर लॉ तो इजाजत दे रहा है ना इलेक्शन लड़ने की। ये जो आपकी अदा है, मैं इस पे भी थोड़ा ध्यान खींचना चाहता हूं सभी लोगों का, कि जब कभी अकबरुद्दीन ने जो कहा था उसकी तरफ ध्यान खींचा जाता है तो कह दिया जाता है कि देखिए वो कोर्ट में है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर फैसला दे दिया, उस मस्जिद के बारे में हर जगह जिक्र असद जरूर करते हैं और उसके बारे में कहते हैं देखिए ये तो नाइंसाफी थी और ये गलत हुआ है, वो है, थी और रहेगी। ये दो तरह की बातें क्यों असद? नहीं सर, आपने जस्टिस जेएस वर्मा का नाम सुना होगा, चीफ जस्टिस थे।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मानते हैं हम, मगर अगर उसको मैं इज्जत से डिसएग्री कर रहा हूं तो कौन सा कंटेम कर रहा हूं मैं? कंटेम तो हरगिज नहीं कर रहा हूं मैं। मेरा इख्तियार है, मेरा फ्रीडम है। मैं सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करता था, हूं और रहूंगा, मगर डिसएग्री करना भी मेरा एक राइट है। अगर बाबरी मस्जिद के क्रिमिनल केस में किसी पर कन्विक्शन नहीं होता तो मेरा हक है पूछना कि फिर किसने किया, फिर ये कैसा जजमेंट ऐसा आ गया? और फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 6 दिसंबर का तोड़ना एग्रीगियस था, गलत था, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एक ट्रैवलर्स लॉ के ऊपर आपने जजमेंट दे दिया। तो मेरा राइट है, यकीनन वो फाइनल कोर्ट है, उसमें कौन डिनाई कर रहा है, मैं बिल्कुल उसको मानता हूं। मगर एक बात देखिए, स्पीच की आप बात करें, आपने देखा कि यूनियन होम मिनिस्टर जो लखीमपुर खीरी के 2 दिन पहले क्या कहा था, 2 मिनट में ठीक कर देंगे। देख लिया आपने, 8 लोग मर गए। अब चलाइए, बोलिए आप क्या बोलेंगे उसके बारे में। हरियाणा के सीएम कहते हैं उठाओ लट, 1.5 महीने में नेता बन जाओगे। अरे ये वायलेंस कर रहे हैं ना ये लोग, ये बोलते हैं यूनियन मिनिस्टर और उसके बाद वायलेंस होता है 30 घंटे के अंदर। इसका जिम्मेदार कौन है? 8 लोग मर गए लखीमपुर में, 4 किसान मर गए, दूसरे बेचारा एक रिपोर्टर मर गया, आपका जर्नलिस्ट एक मर गया। क्यों मरा? बोल उन्हें स्पीच दिया, स्पीच देकर कहा कि 2 मिनट उन्होंने ठीक कर देंगे। क्या ठीक किया आपने, बताइए ना। रूलिंग पार्टी रहे कि आप ठीक करेंगे? आप देश के होम मिनिस्टर हैं, आपके हाथ में देश की व्यवस्था को, अमन को बरकरार रखना, और आप खुद ही इस तरह की अनाप शनाप, इस तरह की गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं और पूरा वायलेंस इरप्ट हो चुका है, खून बह रहा है पूरे यूपी में। तो यही तो हम कह रहे हैं कि आप जब बोलेंगे तो आपके मुंह से अल्फाज ऐसा निकल रहे हैं जैसा कि पूरा शराफत के अल्फाज निकल रहे हैं, और हमारे मुंह से निकल रहा है गंदगी निकल रही है। ये कैसा? आप तो सत्ता में है ना, एक मिनिस्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जबान होनी चाहिए कि आप बोलेंगे हम ठीक कर देंगे 2 मिनट में। देखिए क्या हुआ, देख रहे हैं ना। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है यूपी में। मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता नहीं, आप किसी बात को इसलिए सही कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी 4 बातें हो रही हैं तो मेरी 3.5 सही है या मेरी 4.5 सही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूं मेरी पूरी बात सही है मेरी। कौन कह रहा है 3.5 सही है? हम तो पूरी बात सही कह रहे हैं। बताइए हम जितनी बात कहें झूठ कहें क्या? अगर झूठ है तो चला दीजिए, दोबारा हम कल सुबह मतलब आप इसको कंपैरिजन में ही रखना चाहते हैं कि उनका देख लीजिए उन्होंने क्या कहा था और मैंने नहीं, क्या बिल्कुल। वहां क्या देखिए कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन और हमने क्या कहा। देखिए, जब आप साध्वी प्रज्ञा को टिकट दे सकते हैं, जब आपके पास 37% एमएलए के ऊपर क्रिमिनल केसेस है, आपके उनको टिकट दे सकते हैं। एक सवाल जरूर मेरे को बार बार प्रॉम्प्ट किया जा रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं। जरूर पूछिए कि बाद के सिनेरियो में या उसके पहले, मान लीजिए आपका कोई गठबंधन बन जाता है ऐसा, और उसमें अखिलेश का चेहरा सामने लेकर चलते हैं लोग, या बाद के सिनेरियो में आपको लगता है कि हम सब कोई साथ में मिलकर कोई ऐसी स्थिति बना सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट बन सकती है, तो आप साथ में आ जाएंगे? अरे बात की बात क्यों करते हैं, अभी करिए ना। हम तो अब करने की बात कर रहे हैं। राजभर साहब ने कहा अब करिए, शिवपाल साहब के पास हम जाकर बैठे, चंद्रशेखर भी थे, हम बोले अब करिए ना, करने को अब तैयार नहीं है आप। बाद में कुछ मामला बिगड़ गया तो वो पोजीशन भी नहीं रहेगी ना। जब नहीं तो अगर उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि देखिए 38 सीटों पे लड़े थे, 37 पे जमानत, जब तब 100 पे कह रहे हैं, अब हम हमारे साथ आएंगे तो फिर हमारी टर्म्स पर कुछ बात करनी पड़ेगी इनको। देखिए, चलिए आप बात करवा दीजिए इसी बात पर, चलिए। नहीं तो उनको क्या बोलूं मैं कि कितनी सीटों पे नहीं, मैं उनको क्या बोलूं कितनी सीटों पे रजामंद हो रहे हैं? वो सुन रहे होंगे टीवी9 भारतवर्ष। नहीं, हमारी हर बात सुनते हैं, हर बात सुनते हैं, बगैर सुने नींद नहीं आती इनको। और उनको बता दीजिए कि इतनी सीटों पे अगर आप आ जाते हैं तो। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं कि आप राजभर साहब से बात करिए, शिवपाल साहब से बात कर लीजिए। आप करिए ना बात, क्यों नहीं करते बात? हमसे बात नहीं कर रहे, मत करिए, इन दोनों से करिए बात, करके बताइए। तो एक बात वो सुन ही रहे होंगे तो ये बता दीजिए कि अखिलेश को सीएम मानेंगे ना? हाँ, अखिलेश को सीएम मानेंगे ना? देखिए, ऐसा है ना कि जब आप शादी करते हैं तो तभी तो बच्चा पैदा होता है। अब शादी से पहले आप बोलेंगे बच्चे का नाम रखो, तो मैं कैसे रखूंगा नाम? ये भी असद की एक अदा जो अभी आपने देखा है, वो लैला मजनू। अभी इन्होंने एक बयान दिया, उसका भी बड़ा बवाल है कि कहा कि एक बिस्तर में 2 पार्टियां होती। उन्होंने कहा कि मियां किसी और पार्टी में होता है, बीवी किसी और पार्टी में। आप हमारी बात सुनिए। हम नानपारा गए, वहां की विधायक बीजेपी की है मैडम, हस्बैंड है अखिलेश के साथ। अरे क्या हो रहा है भाई? अरे ये तो माने क्रिकेट के ऊपर बैट लगाने वाले भी सर पकड़ रहे हैं कि भैया ये क्या हो रहा है। मैडम यहां पर बाबा की पार्टी में
और हस्बैंड पति जो है वो अखिलेश के पास है। इस पर कोई बात नहीं करता, बोलना हमको। लेकिन असद ये तो हमारे घरों तक में ऐसा हुआ अरे, है कि अरे फिर मैंने हमको- किसी और को वोट दिया है, किसी और ने किसी और को वोट दिया है। यही तो हम बता रहे हैं ना कि जब हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? हमारी पत्नी तो हमारे साथ ही है ना। हमको घर जाना है, अभी सुनने के बाद वो भी पूछेंगे सुबह में क्यों बोले, मगर हमारे साथ है ना। ये कौन सी बात है? ये क्या हो रहा है बताइए? नहीं, लेकिन ओवैसी साहब, फिर पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है वो किस लेवल पर जाएगा? शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपता है कि बीजेपी के अंतर्वस्त्र हैं ओवैसी साहब, अंतर्वस्त्र के तौर पर काम कर रहे हैं, फिर तो उसको भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। समीर साहब सुनिए, अगर इस लेवल पर समीर साहब मैं political समझ गया सवाल आपका। समीर साहब ये बताइए, एक महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर असेंबली में खड़े होकर कहता है कि हमको फख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। शर्म आनी चाहिए इन कांग्रेसियों को। बैठे रहे, मुंह नहीं खोल सके, मुंह नहीं खोल सके। एनसीपी के लोग गूंगे बनकर बैठे रहे। चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि शिवसेना को फख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद शहीद किया, और आप सत्ता के लिए अपनी जबान को काट लेते हैं। आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए। हिंदू हृदय सम्राट का नारा किसने दिया? यही सामना ने दिया। आप हमको उंगली उठा रहे हैं। आप बीजेपी के साथ, बरसों से बीजेपी के साथ, और आपको अचानक याद आ रहा है असदुद्दीन ओवैसी। कभी लाके बिठाइए ना सामना वालों को, हमारे सामने बिठाइए, नहीं बैठ सकेंगे हमारे सामने। इतने हम दलील दे देंगे, पूरे भाग जाएंगे। अच्छा, औरंगाबाद की पार्लियामेंट सीट, समीर साहब, इम्तियाज जलील आपके फेटर्निटी के थे, 20 साल का जर्नलिस्ट। शिवसेना के 21 साल के एमपी को हमने हराया। 21 ईयर्स कांग्रेस नहीं हरा सकी उसको, एनसीपी हमने हराया उनको। बताइए उनको उसकी तकलीफ है कि उनका प्यारा हार गया हमारे सामने, इम्तियाज के सामने, तो इसलिए लिखे जाते हैं। मगर कल के दिन मौका पड़ेगा, फिर चले जाएंगे नरेंद्र मोदी के पास, जाएंगे देखना शिवसेना वाले। ओवैसी साहब, जैसे आप ये कहते हैं कि मुसलमानों को मुसलमान लीडर चाहिए, उनको अपनी क़यादत चुननी चाहिए और उनको अपना रिप्रेजेंटेशन चुनना चाहिए, क्या उसी सोच के तहत आप ये कहते हैं कि हस्बैंड और वाइफ अलग अलग पॉलिटिकल सोच नहीं रख सकते और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में नहीं रह सकते? एक ही पॉलिटिकल पार्टी एक परिवार में होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं है, नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि बिल्कुल हर एक को इंडिविजुअल राइट है। मगर जब आप हम पर उंगली उठाते हैं तो मेरा काम यह है कि मैं इनको अपोज कर रहा हूं। अगर आप मेरी क्रेडिबिलिटी और इंटेग्रिटी की बात कर रहे हैं तो हम पूछ रहे हैं कि भाई बीजेपी की ये क्या क्रेडिबिलिटी है कि नरेंद्र मोदी के साथ एक उनका विधायक है और उनके पति जो है सपा में चले जाते हैं। तो घर में अगर एक नहीं है तो फिर आप बाहर क्या सेवा करेंगे? हम तो ये एक्सपोज कर रहे हैं लोगों को। आपका इख्तियार है, मगर मुझे भी इख्तियार है कि इनकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने का। ओवैसी साहब, मैं फिर से एक बार यूपी पे आना चाहूंगा और मेरा सवाल आपसे यह है कि असदुद्दीन ओवैसी के मुद्दे क्या होंगे इस बार यूपी के चुनाव में? योगी सरकार का काम या फिर लव जिहाद और धर्मांतरण? अरे ये तो योगी से पूछिए आप, ये तो इनको बताना पड़ेगा। ठोक दो, नाम तब्दील कर दो, ये तो इनकी पॉलिसी रही ना। ये तो कभी 4.5 साल में कोई कंस्ट्रक्टिव काम उन्होंने किया तो बता दीजिए। हर चीज को आप कम्युनलिज्म से लाके जोड़ देते हैं, हर चीज से आप पॉपुलेशन का लॉ कमीशन से रिकमेंड करवा दिए, आप नाम को चेंज करा रहे हैं। हमारा बोलना यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की तारीख में 300 आपके एमएलए जीत कर आए। आप तो बहुत कुछ कर सकते थे यहाँ पर, मगर हर एतबार से आप देखिए, भारत में 9 लाख अगर मैल नरिश चिल्ड्रन है तो 4 लाख उत्तर प्रदेश में है। 50 साहब, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, जब आप मंच पर होते हैं भाषण पे तो आपके बयान दूसरे होते हैं। तब आपके बयान ये बात होते हैं कि अगर कोई आईएएस अफसर पकड़ा गया तो आप उसको कहते हैं कि देखिए। सर मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप लोग अपनी टीआरपी के लिए जूसी मटेरियल को निकालकर चलाते हैं। आप इसको नहीं बोलते ही नहीं, मैं सब बोलता हूं। ये आप देखिए मेरी स्पीच में सब चीजें हैं उसमें। आप समझते हैं कि लोग सिर्फ इसी मेरी बातों से लोग सुन के, हमारी बात सुन के उसके नहीं, ये सब बातें हम रखते हैं, ये फैक्ट्स को रखते हैं, ये तमाम चीजों को हम रखते हैं, जनता के सामने रखते हैं। अगर मैं यहां बोल रहा हूं तो क्या मैं स्टेज पर नहीं बोलूंगा? बिल्कुल बोलूंगा और बोलता है और बोलता रहूंगा। नहीं, लेकिन ओवैसी साहब, इसी से जुड़ा एक ये सवाल है कि आप खुद एक पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं। जी शुक्रिया, पढ़े लिखा। संसद में आप इतने सारे लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन जब इस्लाम की बात आती है तो इस्लाम के उदारवादी चेहरे के खिलाफ खड़े हुए नजर आते हैं ओवैसी साहब, और कट्टरवाद के साथ नजर आते हैं। धर्मांतरण का जिक्र हो या फिर तालिबान का समर्थन करने वाले कुछ लोगों की सोच हो,
ये जो कट्टरवादी सोच है, इसको बढ़ावा देना, इस कट्टरवाद को बढ़ावा देना, क्या आपकी सियासत को सूट करता है क्या? मेरी जो शेरवानी है, ये कोई मजहब की निशानी है? अब बताइए, इसको तो पंडित नेहरू भी पहने, हर प्रेसिडेंट पहनता है। मेरे कपड़ों से क्या आपको नजर आ रहा है? अच्छा, दूसरी बात, और आपका सवाल क्या था कि ये कट्टरवाद, तालिबान का मैं कहां सपोर्ट किया? ये तो भारत के एम्बेसडर ने अब खतर में तालिबान को बुलाकर कबाब खिलाया, बिरयानी खिलाया, मैं तो नहीं खिलाया। आप सरकार कर रहे हैं, मैं आज भी कह रहा हूं कि मोदी सरकार बताएं तालिबान के बारे में क्या पोजीशन है। क्या वो टेररिस्ट है तो यूएपीए में डालिए, चलिए डालिए, यूएपीए में नहीं डालते आप, आपके पास है ही नहीं। अच्छा, मैं कौन से कट्टरपंथ की बात कर रहा हूं? मैं तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इस्लाम को गालिब कर दूंगा हिंदुस्तान में। मैं ये कह रहा हूं कि भारत में जो संविधान में हर एक को जो हुकूक दिए गए, उस हुकूक को मिलना चाहिए। मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस देश का कोई मजहब नहीं है, ये देश सब मजहब को मानता है। मैं कहां कट्टरपंथी की बात कर रहा हूं? तो फिर अगर धर्मांतरण के केसेस तमाम खुल रहे हैं, कई ऐसे अच्छा, मौलाना मौलवी जो हैं, उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, तो जांच हो जाने दीजिए, पता चल जाने जाएगा। सुनिए, एक आईएएस ऑफिसर 6 साल पुराना वीडियो खुद सरकार निकाल कर देती है। कौन सा धर्मांतरण हुआ उसमें बताइए? कौन सा धर्मांतरण हुआ है? अगर कुरान की एक आयत को पढ़ के सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये चलो, क्या प्रोपोगेशन अलाउड नहीं है? प्रोपोगेशन अलाउड है, मगर अगर दौलत से डर सी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गलत है, मगर आप खुद अपने आईएएस अफसर निकाल रहे हैं। अच्छा, जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है, जैसा जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण हुआ है, वो कंप्लेनेंट है ही नहीं उसमें। मैं आपसे कह रहा हूं, वो पढ़िए केस, वो जो एफआईआर है, जो भी है, रिमांड रिपोर्ट है, उसमें जिक्र ही नहीं है। आप खाली डाल रहे हैं जेल में, और फिर 1-2-3 साल के बाद वो लोग बरी हो जाते, मीडिया में आता ही नहीं जिक्र उसका। हम कहां कट्टरपंथी की बात करें? कट्टरपंथी की बात तो वो लोग कर रहे हैं जो कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं। कट्टरपंथी की बात तो वो लोग कर रहे हैं जो अब्बा जान कहते हैं। कट्टरपंथी की बात तो वो कर रहे हैं, हम कहां कर रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं कि संविधान में जो हमको हक दिया गया है, दो आप हमको। आप बीजेपी करती है, आरएसएस करती है, ये सब कर रहे हैं। ओवैसी साहब, लेकिन आप जो बात अभी कर रहे हैं यूपी को लेकर के, हैदराबाद में पिछले कुछ दिनों से, खासतौर से पिछले 2-3 महीने से पुलिस के पास लगातार केसेस आए हैं। वहां एक अपने आप एक आर्मी बन गई है, और वो 2 मजहब के लड़के लड़की अलग अलग अगर घूमते हैं तो उनको सड़कों पर पकड़ते हैं, उनके साथ मारपीट शुरू करते हैं। उसमें लड़का अगर हिंदू है और लड़की अगर मुस्लिम है, और ऐसे बाकायदा एफआईआर दर्ज हुई हैं, ऐसे लोगों को अरेस्ट किया गया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की जुबान से उसके बारे में कभी कुछ सुनने को नहीं सर, उसमें हमने रोका क्या पुलिस को? हमने कहा नहीं, आप नहीं कर सकते। हमने कहा जो कानून तोड़ेगा उसको कानून का हिसाब देना पड़ेगा। हम तो रोके नहीं है किसी को, ना हमने कभी कहा इस बात को। बिल्कुल आप पूछ लीजिए वहां के पुलिस वालों से कि हमने कभी किसी को फोन किया या किसी को, भाई जो कानून तोड़ेगा उसका जवाब देना पड़ेगा उसको। यही बात तो यूपी में भी लागू होती है। अगर कोई कानून तोड़ रहा है, पुलिस अरे उसके खिलाफ कानून कार्रवाई कर रही है। अरे तो आप कहेंगे लखीमपुर खीरी में कानून तोड़ा इसलिए 8 को उड़ा दिए हैं? मैं तो अरे ये IAS अफसर, अरे सुनिए, अब सुनिए, आपने 4 को उड़ा दिया। यूनियन होम मिनिस्टर का गाड़ी घुस जाती है मजमे में, कानून तोड़े थे क्या किसान? वो आप उड़ा देते हैं सबको, 4 के 4 को, फिर 4 और मर जाते हैं। ये कैसा होगा? कानून को देखिए, कानून सब पे इस्तेमाल होना चाहिए, सिलेक्टिव इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। क्या यूनियन मिनिस्टर के बेटे के ऊपर यूएपीए लगेगा? नहीं लगेगा। क्या एनएसए लगेगा? नहीं लगेगा। क्या सेडेशन लगेगा? नहीं लगेगा। किस पर लगेगा? किसी और पर लगेगा। यही तो हम कह रहे हैं कि सिलेक्टिव आप इस्तेमाल करते हैं कानून को। कानून तो सबके लिए इस्तेमाल होना चाहिए, जो गलती करा उसका कानून, मगर यहां पर तो अलग इस्तेमाल हो रहा, सिलेक्टिव उसका इस्तेमाल होता है, किसी को क्रश करने के लिए, किसी को दबाने के लिए। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोगों पे इस्तेमाल हो रहा है। आप मान रहे हैं कि वो निर्दोष है, राजनीतिक तौर पे फंसाया जा रहा है? ये मुख्तार हो, अतीक साहब हो, ये कोर्ट तय करेगा। मगर आप बताइए, आजम खान, उन पे बकरी चोरी का इल्जाम। आजम खान इतना गरीब है कि बकरी चोरी करेगा आजम खान? ये क्या बात है बताइए आप? अरे भाई, जो आदमी जिंदगी गुजार दिया उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उस पर बकरी चोरी का इल्जाम? क्या पैगाम दे रहे हैं बताइए आप? कल होगा कि पिक पॉकेट भी करते थे, वो भी डाल दो, फिर अब वही बाकी है। तो इस सिलेक्टिव इस्तेमाल जो कानून का हो रहा है, उसका हम अपोज करते हैं। एक बात ओवैसी साहब, आप समझ रहे? ओवैसी साहब, आप क्योंकि बार बार ये बात कहते हैं कि मुसलमानों को अपना लीडरशिप चुननी चाहिए और इस वजह से आप मैदान में हैं, तो अभी तक
जो हमने देखा है जिस तरह से वोट पड़ते हैं उसके मुताबिक अगर एक तरफ मुसलमान किसी एक सीट पर जो मुस्लिम बाहुल सीट है उस पर किसी एक कैंडिडेट की तरफ जाता है तो फिर रिवर्स पोलराइजेशन भी होता है। तो सीट कैसे जीतेंगे आप? सीट जीतेंगे किस गणित के हिसाब से? सिर्फ मुसलमान अगर वोट करेगा? मैडम, रिवर्स पोलराइजेशन तो हो चुका है ना। नरेंद्र मोदी को अगर उत्तर प्रदेश में 74% हिंदू वोट मिलता है तो बचा क्या इन लोगों के लिए? वो तो सबको खींच लिए हैं। रिवर्स पोलराइजेशन तो पूरा हो चुका है ना। कि देखिए, भारत के पार्लियामेंट में सिर्फ अब 23 एमपी जीत कर आते हैं और वो 23 में से सिर्फ 2 आप कह सकते हैं कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं जहां पर मुसलमान 10% वोटर लिस्ट में। फिर पोलराइजेशन तो हो चुका है। बीजेपी किसी को टिकट नहीं देती, बीजेपी के पास कोई लोकसभा का नहीं है। अच्छा, समाजवादी के पास 5 जीते, 3 मुसलमान है। अब तो कौन से कहां पोलराइजेशन नहीं हो रहा? असद, जो ये आपकी 100 सीटें हैं, इनमें कितनी टिकट हिंदुओं को मिलेंगी? बहुत ज्यादा मिलेंगे इंशाल्लाह। कितनी? कोई नंबर बताइए ना। 100 का नंबर है, उसमें कितने मिलेंगे? नहीं, ये पार्टी की स्ट्रेटेजी और पॉलिसी तो हम बैठ के तय करेंगे ना, जो आपको बताएंगे। अभी से क्यों बताएंगे? तो इसी वजह से तो मैं ये जानना चाह रही थी, 18 से 20% अगर वोटर है मुसलमान तो उसके आधार पर आप सीट कैसे जीतेंगे? नहीं, हमारे किसके साथ मिलकर जीतेंगे? हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर साहब हैं और कई दूसरे पार्टीज हैं। शिवपाल साहब से भी हम बातचीत कर रहे हैं, चंद्रशेखर साहब से भी हमारी बातचीत हो रही है। एक फॉर्मेडेबल अलायंस बनेगा, मुझे यकीन है। और इंशाल्लाह ताला एक ताकतवर अलायंस बनेगा। अच्छी वोट मिलेंगे हम लोगों को, कैंडिडेट जीतेंगे। कांग्रेस साथ होगी? कहां है कांग्रेस सर? क्यों ऐसा मजाक करते हैं आप? आपको भी रात के 9:30 बजे मजाक करने का सूझिए आपको। कहां हो? अच्छा, आप ओवैसी साहब, जिस अलायंस का आप जिक्र कर रहे हैं, तसव्वुर कीजिए कि बहुमत मिल जाता है इस अलायंस को, तो आप सभी लोगों को अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाना ये मंजूर होगा? अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे आप लोग सब लोग मिलकर? मैं तो ये कह रहा हूं ना कि आप अभी बात करिए। देखिए, आपको तो अभी बहुत लंबी रेस जाना है। ये कैसा है ना कि रिले रेस है ये। अगर आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि आपको वो ओहदे पर बैठना है, तो फिर आपको सबको साथ लेना पड़ेगा, आपको समीकरण करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर नुकसान आपका होगा। एक सवाल ये भी कि मोदी और योगी से क्या स्पेसिफिक दिक्कत है आपको? हाँ, नरेंद्र मोदी हाँ, और योगी से क्या स्पेसिफिक दिक्कत है आपको? नहीं, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी उनसे नहीं है, मगर उनके जो काम करने के तरीके हैं बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जो संविधान के खिलाफ है, जो संविधान के जो सेकुलरिज्म है, जो संविधान की रूह है, उसके खिलाफ है। और इसीलिए हम उनको अपोज करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, अपोज करना जरूरी है जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। और अपोज करने से ही डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिंदा होता है। अगर सब लोग खवाल पार्टी बन जाएंगे, मोदी बोलेंगे, योगी बोलेंगे, तो क्या डेमोक्रेसी कहां रहेगी? डिक्टेटरशिप बन जाएगी। मगर देश में ऐसा माहौल बन रहा है कि बस तारीफ करो, इनके खिलाफ कुछ एक मत बात दिखाओ। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको ये दिखाई दे रहा है कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको बीजेपी ने अपनी पिच पर आने के लिए मजबूर कर दिया है और इस तरीके से आपके लिए एक बड़ा क्लियर कट सिनेरियो इमर्ज कर रहा है। नहीं, देखिए, हमने राजनीति हमारे बड़ों के पैरों के पास बैठकर सीखी, जिसमें हमारे वालिद मरूम भी और बड़े बड़े नेता हैं। तो हमको पहला बेसिक चीज सिखाया गया, कभी आपके अपोनेंट के घर जाकर आप नहीं लड़ना लड़ाई, उनको घर से बाहर निकालो। अगर आप घर जाके लड़ूंगा तो आप तो मुझे पछाड़ देंगे ना। अगर मैं आपको घर से निकालकर बीच चौरस्ते पे लाऊंगा, चौराहे पे लाऊंगा, जब भी तो लड़ेंगे आप। तो ये लोग समझ नहीं रहे हैं, वो बीजेपी के स्ट्रांग पॉइंट्स पर लड़ना चाह रहे। देखिए, इस देश में राजनीति क्या हो रही है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है, मोदी है या हम है? उसी में तो सब हार रहे हैं आप लोग। क्योंकि अरुण जेटली ने सही कहा था कि जब ओरिजिनल है तो क्लोन को क्यों एक्सेप्ट करेगा? तो ये लोग समझ ही नहीं रहे इस बात को। नहीं, तो ये जो 74% वोट मिलते हैं, नरेंद्र मोदी को मिले हुए वोटों का भी तो आपको एहतराम करना पड़ेगा। नहीं, एहतराम कौन नहीं कर रहा है? जमहूरियत में है, वोट मिले हैं, इससे तो प्रधानमंत्री बने हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि 24 में पार्लियामेंट के चुनाव होंगे, हम उम्मीद करते हैं। मगर रियलिटी तो है ना, जो समीर साहब ने कहा कि उनको 74% उत्तर प्रदेश में हिंदू वोट मिला है। और ये भी रियलिटी है कि उन्होंने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। ये भी रियलिटी है कि उनके पास कोई मुस्लिम लोकसभा का एमपी नहीं है। बिल्कुल रियलिटी है ये। बहुत शुक्रिया करूंगा असद, लेकिन अभी